हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेकर आए हैं केमिकल काइनेटिक्स का क्विक रिवीजन। देखिए एग्ज़ाम बहुत क्लोज हैं और हमें उसका रिवीजन बहुत ही फास्ट और अच्छे तरीके से करना होगा। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स में हम क्या स्टडी करते हैं भाई? इसमें स्टडी करते हैं हम रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन का स्टडी होता है। अब क्वेश्चन आता है रेट क्या है? तो रेट होता है भाई चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, जो हमारे रिएक्टेंट होता है, जैसे हमने ले लिया कोई जनरल रिएक्शन ए से बी। अब यहाँ पर ए क्या है? रिएक्टेंट है आपका, और बी है प्रोडक्ट। जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा, देखो एज द टाइम पासिस, तो रिएक्शन आगे प्रोसीड होगी। क्या होगा भाई? रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। ठीक है, इसका मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या होगी? डिक्रीज होगी, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीज होगी। इसको हम ग्राफ के थ्रू ऐसे दिखा सकते हैं। यहाँ पर हमने वाई एक्सिस पर कॉन्सेंट्रेशन ले लिया और एक्स एक्सिस पर ले लिया टाइम। तो टाइम आगे बढ़ेगा तो क्या कम होगा भाई? रिएक्टेंट। तो देखो ये रिएक्टेंट वाला जो लाइन है ना, ये इस तरीके से ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए है, स्क्वायर ब्रैकेट से दिखाते हैं। तो ए का कॉन्सेंट्रेशन लगातार कम हो रहा है, रिएक्टेंट है ये, और ये कॉन्सेंट्रेशन देखो धीरे धीरे ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है। तो ये किसका इंक्रीज होगा? प्रोडक्ट का। तो यहाँ पर हो गया ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, मतलब प्रोडक्ट। अब इसको हम इस तरीके से लिखते हैं, जैसे अगर रिएक्टेंट की बात करें तो रिएक्टेंट धीरे धीरे क्या हो रहा है? कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो हम कहेंगे रेट ऑफ डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। और कॉन्सेंट्रेशन ए की डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब ए धीरे धीरे क्या हो रहा है? डिसअपियर हो रहा है। तो इसको रेट ऑफ डिसअपियरेंस भी बोलते हैं। यहाँ पर नेगेटिव साइन लगाते हैं, ये दिखाता है कि कॉन्सेंट्रेशन कम हो रही है। ठीक है, तो रेट क्या होता है? चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम। इसका होता है डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी, कॉन्सेंट्रेशन चेंज अपॉन टाइम। ठीक है, नेगेटिव साइन इंडिकेट द डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए विद टाइम। सिमिलरली हम बात करें प्रोडक्ट की, तो प्रोडक्ट धीरे धीरे अपीयर हो रहा है, तो इसको बोलेंगे रेट ऑफ अपीयरेंस। अपीयर हो रहा है मतलब इसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है, तो इसको बोल सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, और रेट ऑफ इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन। तो यहाँ पर पॉजिटिव साइन लगाते हैं, डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी। पॉजिटिव साइन इंडिकेट्स इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन विद टाइम। अब इसको हम कैसे यूज़ करेंगे, कैसे अप्लाई करेंगे? तो बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है, ध्यान से देखें और सुने। हमने एक जनरल रिएक्शन ले ली भी, क्या है? ए प्लस बी बी सी सी प्लस डी डी। यहाँ पर कैपिटल ए कैपिटल बी रिएक्टेंट्स हैं, स्मॉल ए स्मॉल बी उनके स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स हैं, कैपिटल सी कैपिटल डी क्या है? प्रोडक्ट्स हैं, स्मॉल सी स्मॉल डी उनके कोफिशिएंट्स हैं। जो रेट ऑफ डिसअपियरेंस है उसको रेट ऑफ अपीयरेंस के साथ हम इक्वेट कर सकते हैं। कैसे करेंगे? देखो यहाँ पर कोफिशिएंट सबके अलग अलग होंगे। अगर आपको इक्वेट करना है ना, तो वो सबको क्या करेंगे? आप पर मोल में लेके आएंगे। तो उसके लिए जो कोफिशिएंट हैं उनसे डिवाइड करेंगे। तो देखो, द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट्स एंड रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट्स आर इक्वलाइज्ड by dividing them with the coefficients in the balance chemical equation। याद रखें, केमिकल इक्वेशन बैलेंस होना चाहिए, केमिस्ट्री में ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अब कैसे लिखेंगे रेट? तो रेट इज इक्वल टू हो गया, माइनस साइन लगाएंगे जहाँ जहाँ रिएक्टेंट आएगा। तो हम पहले बात करते हैं ए की, तो माइनस का 1 अपॉन ए कोफिशिएंट से डिवाइड किया, और रेट क्या लिखा था हमने? डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू, अब यहाँ पर जो b है उसका कोफिशिएंट स्मॉल b है, तो लिखा -1 अपॉन v डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू, अब जो प्रोडक्ट हैं उनके लिए हम क्या लगाएंगे? पॉजिटिव साइन, 1 अपॉन सी डेल सी अपॉन डेल्टा टी बराबर प्लस 1 अपॉन डी डेल्टा डी अपॉन डेल्टा टी।
तो कोई भी केमिकल रिएक्शन लेके इस तरीके से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको एक छोटे से एग्जांपल से दिखाता हूँ। जैसे हमने एक इक्वेशन ले ली भाई, N2 + 3H2 और इससे मिल रहा है हमको 2NH3, ठीक है। तो जो रेट है उस रेट को कैसे लिखेंगे? अब हम देख रहे हैं कि इक्वेशन हमारी बैलेंस है। ये N2 का कोफिशिएंट तो क्या अभी 1 दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा माइनस का डेल्टा और यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2 अपॉन क्या लिखेंगे, डेल्टा टी इज इक्वल टू, अब दूसरा रिएक्टेंट है H2, उसका कोफिशिएंट 3 है तो माइनस साइन लगाएंगे, रिएक्टेंट है -1/3 इंटू डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा टी विच इज इक्वल टू, अब प्रोडक्ट है अमोनिया तो क्या आएगा, प्लस का साइन, कोफिशिएंट 2 से डिवाइड किया मतलब 1/2 डेल्टा NH3 अपॉन डेल्टा टी। ये यहाँ पर हमने डेल्टा लिया हुआ है, ठीक है। डेल्टा हम कब लेते हैं, जब एवरेज रेट लिखते हैं। अगर इंस्टेंटेनियस रेट लिखा जाएगा तो डेल्टा की जगह स्मॉल डी आ जाएगा और कोई चेंज नहीं है, बाकी सब सेम रहता है। अब बात करते हैं आगे लॉ ऑफ मास एक्शन की। तो लॉ ऑफ मास एक्शन का यूज़ किया जाता है किसी केमिकल इक्वेशन पर रेट लॉ अप्लाई करने के लिए। एक बार इसका डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। द रेट ऑफ ए रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट, अब जो पहले प्रोडक्ट है ना, इसका मतलब है मल्टीप्लिकेशन ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स। एक्टिव मासेस क्या होता है, तो एक्टिव मासेस में आपको बता दूं ये होता है भाई कॉन्सेंट्रेशन और पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर हो या कॉन्सेंट्रेशन हो उसको हम एक्टिव मास बोलते हैं। तो एक्टिव मासेस का कॉन्सेंट्रेशन या पार्शियल प्रोडक्ट प्रेशर का जो प्रोडक्ट है, ठीक है, प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन, उसके बराबर रेट होता है। एंड ईच एक्टिव मास टर्म इज रेज्ड टू द पावर इक्वल टू इट्स स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। अब ये भी हम समझेंगे तभी जब हम इस इक्वेशन पे अप्लाई करेंगे। तो देखो हमने एक जनरल इक्वेशन रिएक्शन ले ली पहले की तरह ही, AA + BB CC + DD। अब हमें लिखना है रेट, तो रेट बराबर हो जाएगा रेट कांस्टेंट K इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A और उसकी पावर क्या आ गया, उसका कोफिशिएंट A इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B, उसकी पावर क्या हो गया, उसका कोफिशिएंट B, ठीक है। इस तरीके से हम रेट इक्वेशन को लिखते हैं। यहाँ पर K क्या है, K होता है आपका रेट कांस्टेंट। अब बात करते हैं भाई यूनिट क्या होगी रेट ऑफ रिएक्शन की। तो रेट ऑफ रिएक्शन हमने अभी कुछ देर पहले बताया था, ये होता है चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम, है ना। क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम। और कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट क्या रहता है, मोल पर लीटर, आप जानते हो ना। और टाइम का क्या रहता है, सेकंड। तो इसको क्या लिख सकते हो आप, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। अगर पार्शियल प्रेशर आया तो बस प्रेशर लगा देंगे कॉन्सेंट्रेशन की जगह, तो क्या हो जाएगा, एटमॉस्फेयर सेकंड इनवर्स। यहाँ तक क्लियर है। चलो आगे चलते हैं। हम बात करेंगे भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ऑर्डर क्या है, बहुत ही सिंपल है, द सम ऑफ पावर्स ऑफ एक्टिव मासेस इन्वॉल्व इन रेट लॉ एक्सप्रेशन गिवन बाई स्लो स्टेप। ठीक है, एक रिएक्शन अगर कई सारे स्टेप में होती है तो उसमें कुछ फास्ट होंगे कुछ स्लो होंगे। तो जो स्लो होते हैं उसी पर हम लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करते हैं और रेट एक्सप्रेशन लिखते हैं। तो रेट हमेशा ऐसे लिखा जाएगा, रेट बराबर रेट कांस्टेंट, और यहाँ पर जो भी होंगे रिएक्टेंट वो आ जाएंगे, उनकी पावर आ जाएंगी, जैसे ए की पावर ए, बी की पावर बी। ठीक है, इस तरीके से लिखते हैं। तो जो पावर्स हैं ए और बी, ए प्लस बी का जो सम है वो यहाँ पर मान लिया, उसको एन मान लिया। एन को बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, बहुत सिंपल है।
अब अगर n की वैल्यू 0 है तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहेंगे, n 1 है तो फर्स्ट ऑर्डर, n है तो nth ऑर्डर रिएक्शन हो गई। अब इसका मतलब क्या है, तो देखो इसको हमने यहाँ पर लिया है और अच्छे से समझाने के लिए। एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है, एनसीईआरटी में दिया होता है, ठीक है, सभी में आता है, इसे इसके फीचर्स के ऊपर आ जाता है। तो ऑर्डर क्या होगा, तो देखिए ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन मे बी होल नंबर हो सकता है, जीरो हो सकता है, फ्रैक्शनल हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, लेकिन इनफाइनाइट नहीं होगा और इमेजिनरी वैल्यूज नहीं होंगी, ये याद रखना है। अब अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, उसके लिए हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो रेट बराबर क्या हो जाएगा, रेट कांस्टेंट इनटू रिएक्टेंट ऑफ ए की कॉन्सेंट्रेशन की पावर क्या होगी, जीरो, क्योंकि जीरो ऑर्डर है। अब किसी की पावर जीरो हो तो उसकी वैल्यू क्या बन जाती है, 1। इसका मतलब रेट बराबर रेट कांस्टेंट रह गया, यहाँ कॉन्सेंट्रेशन है ही नहीं, तो रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये निकल के आ गया। अब फर्स्ट ऑर्डर है, तो फर्स्ट ऑर्डर में रेट बराबर रेट कांस्टेंट, ए की पावर क्या हो जाएगी, ए की पावर 1 हो जाएगी। अब ए की पावर 1 है, इसका मतलब जो रेट है ना, अब यहाँ पर रेट है प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इसका मतलब कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे रेट बढ़ेगा, तो अगर कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर दिया तो ऑन डबलिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेट बिकम्स 2 टाइम्स। डबल किया तो वो भी डबल हो जाएगा, ट्रिपल किया तो ट्रिपल हो जाएगा, 4 टाइम किया तो 4 टाइम, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हम बात करते हैं भाई यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट कैसे निकाला जाता है, तो यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट कैसे निकालोगे आप, इस पॉइंट को देखो आप, रेट बराबर रेट कांस्टेंट इनटू कॉन्सेंट्रेशन की पावर n, यही आएगा ना फॉर्मूला, रेट बराबर रेट कांस्टेंट इनटू कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर n। अब अगर हमें रेट कांस्टेंट का यूनिट निकालना है तो लिखेंगे k बराबर रेट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन टू दी पावर n, और रेट का यूनिट ऑफ रेट अपॉन यूनिट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन की पावर n आ गया। तो ये लिख दिया मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ये किसका यूनिट होता है, रेट का, और कॉन्सेंट्रेशन का मोल पर लीटर होता है, हम जानते हैं भाई, जमाने से जानते हैं, उसकी पावर n आ गया। फॉर जीरो ऑर्डर, अब जीरो ऑर्डर में क्या होगा कि जो n का वैल्यू है, यहाँ पर n है ना, ये n की जगह जीरो लगाएंगे तो ये वाला टर्म पूरा 1 हो गया, इसका मतलब यूनिट रह जाएगा ये मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। फर्स्ट ऑर्डर के लिए पूछ लेगा भाई रेट कांस्टेंट का यूनिट बताओ, तो यहाँ पर n का वैल्यू क्या लगाओगे, 1, तो अब जब 1 लगाएंगे तो मोल लीटर इनवर्स ऊपर नीचे कैंसिल हो गए तो रह जाएगा सेकंड इनवर्स। ठीक है, बस इन दो पे ही फोकस करेंगे, जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर, अपने एनसीईआरटी में यही दिया हुआ। अब यहीं पर एक पॉइंट जान लेते हैं भाई मॉलिक्यूलरिटी क्या है। मॉलिक्यूलरिटी बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। एक रिएक्शन हो रही है, उसमें रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल हैं, उनका जो नंबर है उसे मॉलिक्यूलरिटी कहते हैं। देखो क्या डेफिनेशन है, इट इज द नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व इन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। केमिकल काइनेटिक्स में याद रखिए सब कुछ जो है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप से ही होगा, चाहे आपको ऑर्डर निकालना हो या मॉलिक्यूलरिटी निकालनी हो। अब इसके भी फीचर हैं भाई, मॉलिक्यूलरिटी हमेशा होल नंबर होगी, पॉजिटिव वैल्यू होगी, 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी। 1 है तो यूनिमॉलिक्यूलर, 2 है तो बाई मॉलिक्यूलर, 3 है तो इस तरीके से होता चला जाएगा। लेकिन याद रखो इट कैन नॉट बी ग्रेटर देन 3, 3 से ज़्यादा नहीं होती है, और इट्स वैल्यू कैन नॉट बी ज़ीरो, निगेटिव, फ्रैक्शनल, इनफाइनाइट एंड इमेजिनरी। ये सब आपको अच्छे से ध्यान से याद कर लेना भाई। ऐसा एक क्वेश्चन आता है भाई, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती हैं, ठीक है, या तो इसका मतलब है, सूडो का मतलब है जो एक्चुअल नहीं है, जो रियल नहीं है। इसको डिफाइन ऐसे किया गया है, हुज एक्चुअल ऑर्डर इज डिफरेंट फ्रॉम एक्सपेक्टेड ऑर्डर। जैसे हमने एक रिएक्शन ले ली हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर, यहाँ पर ईस्टर है, ये वाटर लिया, हाइड्रोलिसिस में वाटर लेते हैं तो क्या मिलता है, एसिड प्लस अल्कोहल। अब यहाँ पर जो एक्सपेक्टेड रेट है वो आप लिखेंगे रेट कांस्टेंट इनटू, अब दोनों रिएक्टेंट हैं, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, उनकी पावर 1 बना गई।
तो इनकी पावर 1 है यहाँ पर, इसकी भी पावर 1 है, तो सम कितना आ जाएगा 2। तो इसका मतलब सेकंड ऑर्डर होना चाहिए। लेकिन एक्चुअल रेट ये आता है। अब इस एक्चुअल रेट में वाटर नहीं आया कहीं पर भी। क्यों नहीं आया? क्योंकि अगर कोई हाइड्रोलिसिस करता है तो वाटर एक्सिस में लेगा। वाटर या कोई भी रिएक्टेंट जब एक्सिस में होता है तो रेट उस पर डिपेंड नहीं करता, उससे इंडिपेंडेंट हो जाता है। इसलिए एक्चुअल रेट में हम केवल इसको देख रहे हैं। तो ऑर्डर इज 1। अब यहाँ पर कुछ इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस दी हुई देखो, क्योंकि हम शॉर्ट क्विक रिवीजन कर रहे हैं तो इन सब के डेरिवेशन हम यहाँ नहीं ले पाएंगे। हम केवल आपको वो जो फॉर्मूलेज इंपॉर्टेंट हैं वो यहाँ दे रहे हैं। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में देखो ए से प्रोडक्ट कोई रिएक्शन ऐसे लिखी जाएगी। तो यहाँ पे रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला याद कर लो, A0 माइनस AT अपॉन टी। अब A0 क्या है? A0 है भाई इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई, और AT है उस रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन एट एनी टाइम T अपॉन टी। ठीक है, A0 माइनस AT अपॉन टी ये आएगा। इसी को अगर हम रीअरेंज करें और y बराबर mx प्लस सी के अकॉर्डिंग ग्राफ प्लॉट करें तो ऐसे ग्राफ आएगा। बाई एक्सिस पे AT कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A, यहाँ पर टाइम, और इसका जो है वही स्लोप ना निगेटिव आ रहा है और इंटरसेप्ट A0 के बराबर होता है। तो ये 2 पॉइंट याद कर लो। हाफ लाइफ के लिए होता है A0 अपॉन 2K। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। हाँ, इसके कुछ एग्जाम्पल मैंने यहाँ ले लिए हैं क्योंकि एग्जाम में कई बार आ जाते हैं, बताओ भाई कौन सी रिएक्शन जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। तो कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं। फोटोकेमिकल रिएक्शन बिटवीन H2 एंड Cl2। हाइड्रोजन और क्लोरीन रिएक्शन करते हैं। फोटोकेमिकल मतलब इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। डिकम्पोजिशन ऑफ N2 ऑन प्लेटिनम सरफेस। डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया ऑन प्लेटिनम सरफेस। डिकम्पोजिशन ऑफ HI ऑन गोल्ड सरफेस। ये 4 एग्जाम्पल याद कर लो। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। हम बात करते हैं भाई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में ये फॉर्मूला याद कर लो, रेट कांस्टेंट के बराबर 2.3 अपॉन टी लॉग A0 अपॉन AT। ठीक है, A0 का और AT का मीनिंग वही है जो पहले बताया, इनिशियल और एट टाइम T। यहाँ पर हाफ लाइफ का फॉर्मूला ये आता है T हाफ बराबर 0.693 अपॉन K, और इसका ग्राफ ऐसे आएगा बाई एक्सिस पे AT और T इस तरीके से है ना ये। तो ये एक्सपोनेंशियली तो धीरे धीरे ये सब वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है ना, कम हो रही है। इसके एग्जाम्पल बहुत इंटरेस्टिंग है। एक अब जितनी भी न्यूक्लियर रिएक्शंस है ना, ऑल रेडियो एक्टिव डिकेज, मतलब ऑल न्यूक्लियर रिएक्शंस वो सब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस हैं। ऐसे ही डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 अमोनियम नाइट्राइट N2O5 SO2Cl2, इन्वर्जन ऑफ शुगर। ठीक है, ये सब आती हैं। हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर भी यहाँ पे डाल देंगे, वो भी हो जाएगी। और हमने यहाँ पर ये nth ऑर्डर का फॉर्मूला दे दिया है, ज़रूरत नहीं है, लेकिन जिसे देखना हो कर सकता है। और देखिए ये जो हमारे नोट्स हैं इसको हमने, आप यूट्यूब में आप देखेंगे हमने एक लिंक में दिया हुआ है, टेलीग्राम चैनल का लिंक। तो उस पे जाएंगे और वहाँ हमारे सारे हैंड रिटन नोट्स PDF के फॉर्म में मिलेंगे। जो चैप्टर हमने पढ़ा दिए और नहीं भी पढ़ाएं सबके नोट्स वहाँ पर हैं। आप वहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट ले सकते हैं। तो nth ऑर्डर रिएक्शन का ये फॉर्मूला दे दिया है, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए ये हमारे लिए क्या है भाई, ये एडिशनल है ये। ठीक है, एडिशनल। अगर इसमें हाफ लाइफ निकालें तो इस तरीके से आता है। तो अब क्या याद रख सकते हो ना आप, कम से कम इतना फॉर्मूला याद कर लो, ये बहुत काम का है। T हाफ लाइफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन A0 की पावर n-1। अगर इसको याद कर लिया तो बहुत सारे क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। सम प्लॉट्स ऑफ डिफरेंट ऑर्डर रिएक्शंस, हमने यहाँ पर कुछ ग्राफ भी लिए हुए हैं, जैसे रेट और कॉन्सेंट्रेशन का ग्राफ। तो अगर हम जीरो ऑर्डर की बात करें, ठीक है, जीरो ऑर्डर, तो जीरो ऑर्डर में कॉन्सेंट्रेशन होता ही नहीं है। इसका मतलब जो रेट है वो कॉन्सेंट्रेशन से क्या होगा, इंडिपेंडेंट। जब कोई चीज़ इंडिपेंडेंट होती है तो उसका स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस ऐसे ग्राफ आता है। फर्स्ट ऑर्डर में रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन होता है। ये फॉर्मूला जो दिया है यहाँ पर, इसमें n की जगह 1 लगा लो तो प्रोपोर्शनल हो गया। इसका मतलब ये स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन ऐसे आएगी। सिमिलरली कॉन्सेंट्रेशन की पावर n फॉर nth ऑर्डर, मतलब यहाँ पर वैल्यू 1 से बड़ी होगी तो इस तरीके से ग्राफ आएगा, सिमिलर आएगा।
इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस, ये ज़्यादा नहीं, केवल 2 की देख लेना आप। जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर के लिए, nth ऑर्डर का छोड़ सकते हैं। तो जीरो ऑर्डर में अभी अभी बताया था भी a और t, तो इस तरीके से आता है। अब फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर में काफ़ी सिमिलरिटी है। क्या करोगे, यहाँ पे a और यहाँ log a कर दो, ठीक है, ये ट्रिक हो गई। log a कर दो, दोनों के सेम ग्राफ आते हैं। nth ऑर्डर के लिए 1/a⁻n-1 ले लो, और इस तरीके से आएगा। अब यहाँ पर nth ऑर्डर इसका ग्राफ आ जाएगा। हाफ लाइफ वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन, तो हाफ लाइफ का फॉर्मूला मैंने अभी बताया था, टी हाफ बराबर 1/a⁻n-1, इसको ले लीजिए। अब यहाँ पर वैल्यू लगाते जाओ। एक बार जीरो लगाया, अगर यहाँ जीरो लगाओगे भी तो ये -1 हो गया, और -1 ऊपर जाकर +1, इसका मतलब टी हाफ प्रोपोर्शनल टू a0 हो जाएगी। टी हाफ कॉन्सेंट्रेशन क्या मतलब a0 है यहाँ पर, ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, तो आएगा ना इस तरीके से ग्राफ। अब फर्स्ट ऑर्डर में अगर यहाँ n की जगह 1 लगाओ, 1 - 1 0, a0 0 मतलब 1, तो कॉन्सेंट्रेशन टर्म रहेगी नहीं। तो फर्स्ट ऑर्डर में ये क्या हो जाएगी, इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, पैरेलल टू x एक्सिस। इस तरीके से 2 ग्राफ पे फोकस करें, जीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर। ये हमारे बोर्ड के एग्ज़ाम में और बाकी सभी एग्ज़ाम में आते हैं। अब हम आते हैं कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसके फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। कोई रेट ऑफ रिएक्शन आपने सुना होगा, कोई रिएक्शन स्लो होती है, कोई फास्ट होती है, कभी टेम्परेचर बढ़ाने से, ये सब कौन कौन से फैक्टर हैं जिनसे रेट चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हमने लिए हैं। पहला है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ये तो वेल नोन फैक्ट है, सब जानते हैं कि भाई रिएक्टेंट ज़्यादा होगा तो प्रोडक्ट भी ज़्यादा होगा, रेट बढ़ जाएगा। तो जैसे ही कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स को बढ़ाते हैं, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का नंबर बढ़ जाएगा, उनके बीच में जो कोलिजन है वो बढ़ जाएंगे, और रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगी। दूसरा है नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड मॉलिक्यूल्स। तो कुछ ऐसे रिएक्टेंट होते हैं जो आयनिक नेचर के होते हैं, तो आयनिक नेचर के होंगे तो उनका जो रिएक्शन है वो फास्ट हो जाएगा, और जो कोवलेंट नेचर के होते हैं उनका रेट ऑफ रिएक्शन कम होता है। थर्ड इज सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में क्या करेंगे भाई, कोलाइड करेंगे। आपको पता होगा कि जो हम कैटलिस्ट का यूज़ करते हैं, जैसे निकल कैटलिस्ट इन हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, तो हम उसको ऐसा नहीं निकल का पीस लिया और उसमें डाल दिया, हम उसको पाउडर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं, मतलब पाउडर बनाते हैं। उसका पाउडर बनाएंगे तो उसका जो सरफेस एरिया है वो बढ़ जाएगा, और सरफेस एरिया बढ़ने से रेट बढ़ जाता है। कैटलिस्ट, ये सब जानते हैं कि कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देते हैं। इंटेंसिटी ऑफ लाइट, अगर फोटोकेमिकल रिएक्शन है जिसमें कि लाइट की ज़रूरत पड़ती है, लाइट मतलब फोटोन h², ठीक है, याद है आपको, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ा था। इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ाएंगे, मोर फोटोन होंगे तो फिर रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगा। फिर आता है टेम्परेचर। तो मोस्ट ऑफ द रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है। हालांकि ये डिपेंड करता है कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है। तो टेम्परेचर का जो इफेक्ट है उसको स्टडी किया था भाई आरहेनियस ने। इन्होंने बताया कि फॉर मोस्ट ऑफ द रिएक्शन द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज 2 to 3 times विद एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर। तो मान लीजिए जो रेट कांस्टेंट के है, ठीक है, वो 25 डिग्री सेल्सियस पे कुछ वैल्यू रखता है, और रेट कांस्टेंट 35 डिग्री सेल्सियस पे कुछ वैल्यू रखता है। तो हमने कितना बढ़ा दिया भाई, 25 से 35 कर दिया, 10 डिग्री बढ़ा दिया। तो ये मान के चलिए कि जो रेट कांस्टेंट 35 डिग्री सेल्सियस पे है वो डबल हो जाएगा, ये हो जाएगा डबल। ये दोनों रेट कांस्टेंट का जो रेशियो है उसे टेम्परेचर कोफिशिएंट कहते हैं। मतलब KT+10 और KT का मतलब T बराबर 25 रख लो तो K 25 डिग्री सेल्सियस पे, और K 25+10 तो K 35 डिग्री सेल्सियस पे। दोनों का रेशियो क्या कहलाता है, टेम्परेचर कोफिशिएंट। आरहेनियस ने क्वांटिटेटिवली, है ना, क्वांटिटेटिवली इस चेंज को कैलकुलेट किया। K बराबर AE⁻−E/RT। ये क्या है, वही रेट कांस्टेंट है। ये क्या है, आरहेनियस कांस्टेंट या आरहेनियस फैक्टर इसे बोलते हैं।
ये है आपकी यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी, टी टेम्परेचर इन केल्विन। याद रखो टेम्परेचर ना हमेशा केल्विन में ही लेना होता है, कभी गलती होगी नहीं। आर गैस कांस्टेंट है, गैस कांस्टेंट की वैल्यू जानते हो भाई 8.314 है। क्या होता है यूनिट होता है जूल पर केल्विन पर मोल। ठीक है, ये इसका यूनिट होता है, मुझे ध्यान आ गया, आपको बता दूं यहाँ पे ई टू द पावर माइनस ई अपॉन आर टी। बहुत कम लोग जानते होंगे, मिस्टेक करते हैं भी क्या होता है ये। तो ई एक्सपोनेंट की पावर माइनस ई अपॉन आर टी को बोलते हैं फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी इक्वल टू और ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी। आप जानते हो भाई एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है? एक्टिवेशन एनर्जी वो एनर्जी है, एनर्जी रिक्वायर्ड, ठीक है, जिसके बाद जो रिएक्टेंट हैं वो रिएक्ट करने लग जाते हैं। वो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू कोलाइड मॉलिक्यूल्स विद ईच अदर। ये जो हमारा रेट कांस्टेंट है इस इक्वेशन में देखो भाई के बराबर ए ई की पावर माइनस ई अपॉन आर टी। तो यहाँ एक्सपोनेंट है ना, ये एक्सपोनेंट की पावर है -1/t आएगा ना ये। इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये नेगेटिव वैल्यू कम होगी, मतलब एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होगा। तो केवर और टी रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर के बीच जो ग्राफ है वो एक्सपोनेंशियली ऐसे आता है, इंक्रीज हो रहा है। तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे रेट कांस्टेंट बढ़ेगा। यहाँ पर एक इक्वेशन ले लेते हैं भाई आर से पी। आर क्या रिएक्टेंट है, पी है प्रोडक्ट। रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कब बदलता है? तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होता है इस तरीके से। ये इसका रिएक्शन का पाथ है, ये एनर्जी लेवल डायग्राम है, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी है, यहाँ रिएक्शन का पाथ है ये। ठीक है, तो रिएक्टेंट और ये जो यहाँ पर पॉइंट है, मान लीजिए ये बन रहा है, यहाँ पर क्या बन रहा है भाई, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन रहा है। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन रहा है, इंटरमीडिएट बन रहा है। तो रिएक्टेंट जब इस एनर्जी बैरियर को, ठीक है, ये आपका एनर्जी बैरियर भी हो गया, ये एनर्जी बैरियर, इतना एनर्जी चाहिए। ये जो टोटल एनर्जी है ना यहाँ से यहाँ तक, ये जो एनर्जी है इसे बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी, ठीक है। अब जो रिएक्टेंट हैं उनके पास ऑलरेडी कुछ तो एनर्जी है ही है, ये अमाउंट तो इनके पास ऑलरेडी है भाई। अब थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर एनर्जी के लिए कितनी और चाहिए? ये अमाउंट इनको और चाहिए, ये वाला, ठीक है, देख रहे हैं आप ये। तो ये जो एडिशनल एनर्जी इनको चाहिए वो है एक्टिवेशन एनर्जी। अब क्योंकि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है तो इसको नाम दे दिया ई एफ। ई एफ का मतलब एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इसको देख लो, समझ लो, इससे बहुत सारे क्वेश्चन थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल बन जाएंगे। अब ये जो प्रोडक्ट है, अगर मान लीजिए इस प्रोडक्ट को वापस रिवर्सिबल रिएक्शन हो और किस में चेंज होना हो, इसको भी रिएक्टेंट में चेंज होना हो, तो इसको इतना एनर्जी, इसे भी तो एनर्जी बैरियर क्रॉस करना पड़ेगा, लेकिन वो एनर्जी कितनी होगी? ये वाला अमाउंट, ये। तो इसका नाम है एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। और फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन दोनों के एनर्जी डिफरेंस को, है ना, एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड माइनस एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड, दोनों का डिफरेंस आता है डेल्टा एच। देखो ये वाला है ना डेल्टा एच, दोनों को, इसको और इसको सब्ट्रैक्ट करके देख लो, फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड, तो डेल्टा एच आ गया। और डेल्टा एच क्या है? डेल्टा एच अभी चेंज इन रिएक्शन। इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं कि एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट से सॉल्व करोगे तब भी निकल के आ जाएगा डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन। अब जो इक्वेशन ऊपर आपने पढ़ी थी अभी, देखो भाई के बराबर क्या थी, ए ई की पावर माइनस ई अपॉन आर टी। इसे हमने ना लॉग ले लिया दोनों साइड। तो पहले नेचुरल लॉग ले लिया, ये चलो लॉग बेस 10 ले लिए, तो क्या हो जाएगा, लॉग के बराबर लॉग ए माइनस ई अपॉन 2.3 आर टी। इसी इक्वेशन को दो अलग अलग टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट का वैल्यू निकालते हुए, अब एक बात और यहाँ पर जान लीजिए कि फॉर ए रिएक्शन एक्टिवेशन एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। फॉर ए रिएक्शन एक्टिवेशन एनर्जी
रिमेन्स कांस्टेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो जब एक्टिवेशन एनर्जी ये कांस्टेंट रहेगी, आर कांस्टेंट है, 2.3 कांस्टेंट है, तो हमारा आर्हेनियस फैक्टर ये भी कांस्टेंट है ना, आर्हेनियस कांस्टेंट ही इसका नाम है। तो केवल टेम्परेचर से ये रेट कांस्टेंट ही तो चेंज होगा, यही तो वेरी करेगा। तो जब दो इक्वेशन बना के सॉल्व करेंगे, log K2/K1 बराबर E/2.3R 1/T1 माइनस 1/T2, इस तरीके से ये इक्वेशन आएगी। ये बहुत ही हेल्पफुल है। अब मैं आपको एक बार फिर बता दूं, थ्रेशोल्ड एनर्जी कभी निकालने को आए तो ये क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी प्लस एनर्जी पोजेस्ड बाय रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स। अब बात करते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने से भी जो रेट है वो क्यों बढ़ जाता है। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर को एक्सप्लेन किया गया है। किसी भी टेम्परेचर पर, जैसे हम बात करें भाई टेम्परेचर T1 पर, तो टेम्परेचर T1 पे इस तरीके से हमें ये ग्राफ दिखाई दे रहा है, ध्यान से देखो इसको। ये टेम्परेचर T1 पे है, ये है क्या, तो ये काइनेटिक एनर्जी एट ए गिवन टेम्परेचर, हमने काइनेटिक एनर्जी और फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स आप कह सकते हो भाई नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स और काइनेटिक एनर्जी, इनके बीच ग्राफ प्लॉट किया तो इस तरीके से आया। अब क्या किया, उसी सैंपल का टेम्परेचर बढ़ा दिया, टेम्परेचर क्या कर दिया T2। तो यहाँ पे याद रखो भाई कि ये T2 इज़ ग्रेटर देन T1 है, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जो हमारा ग्राफ है ना वो आगे की तरफ शिफ्ट हो गया। ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी है, तो इस तरीके से ग्राफ आता है, ग्राफ आता है। जो फ्रैक्शन ऑफ टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो किससे रिप्रेजेंट हो रहा है भाई, एरिया अंडर द कर्व। तो पहले एरिया ये था ब्लू लाइन के नीचे, अब एरिया रेड लाइन के नीचे होगा। तो एरिया तो सेम ही रहेगा क्योंकि टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो उतने ही रहेंगे। लेकिन जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, इसलिए ग्राफ हमारा राइट साइड शिफ्ट हो गया क्योंकि सबकी एनर्जी बढ़ रही है। ये जो पॉइंट है यहाँ पर जो एनर्जी है वो एक्टिवेशन एनर्जी है, इतनी एनर्जी का अमाउंट एक्टिवेशन एनर्जी है। तो जो एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर एनर्जी रखते हैं उससे ज़्यादा रखते हैं, तो पहले कौन से मॉलिक्यूल थे भाई, पहले ये थे, इतना था इस शेडेड एरिया के अकॉर्डिंग। लेकिन जब टेम्परेचर बढ़ा दिया तो फिर वो ये सब मॉलिक्यूल्स आ गए। इसका मतलब जो मॉलिक्यूल एक्टिवेशन एनर्जी रखते हैं अब उनका नंबर ज़्यादा है, पहले कम था। तो टेम्परेचर बढ़ाने से ऐसे मॉलिक्यूल जो एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर एनर्जी रखते हैं उनका नंबर बढ़ गया, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाता है। और लास्ट में एक पॉइंट और आपको बता दूं भी, कोलिजन थ्योरी क्या है। तो देखिए A+B प्रोडक्ट, ये रिएक्शन है कोई भी, इसका फॉर्मूला ये दिया गया था, रेट बराबर, तो आप जो लिख रहे थे ना रेट बराबर K बराबर AE⁻− E/RT, तो वहाँ इन्होंने केवल एक चीज़ ऐड कर दी, जैसा कि नाम है कोलिजन थ्योरी, तो इन्होंने ना कोलिजन फ्रीक्वेंसी ऑफ रिएक्टेंट्स को ऐड कर दिया, उससे मल्टीप्लाई कर दिया। तो ZAB बराबर है कोलिजन फ्रीक्वेंसी ऑफ रिएक्टेंट्स A एंड B। ये कहते हैं कि इफेक्टिव कोलिजन होने के लिए दो पॉइंट जरूरी हैं। पहला एनर्जी बैरियर, एनर्जी बैरियर हमने दिखाया था कि कितनी एनर्जी होनी चाहिए, थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर। और दूसरा है ओरिएंटेशन बैरियर। ओरिएंटेशन बैरियर के बारे में आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री SN1 SN2 रिएक्शन में पढ़ेंगे कि जब मॉलिक्यूल प्रॉपरली इस तरीके से कोलाइड करें तो उनका ओरिएंटेशन बैरियर है, ठीक है। ये हमने केमिकल काइनेटिक्स का थ्योरेटिकल पार्ट कंप्लीट कर लिया है। आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसका हमने टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, लिंक में जाके चैनल में देखें और आप वहाँ से PDF नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।